वो एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान की किस्मत तलवारों की नोक से और नए इरादों की स्याही से लिखी जा रही थी। और तभी एक ऐसी सल्तनत ने जन्म लिया जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। नाम था दिल्ली सल्तनत। लेकिन ये कहानी सिर्फ तलवारों और जंगों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन जबरदस्त सुधारों की, उस इनकलाब की जिसने हिंदुस्तान का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी विशाल, इतनी ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी तो रखी कैसे गई? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी सल्तनत की कहानी उसकी फौज से शुरू होती है, और दिल्ली सल्तनत इस मामले में कोई अलग नहीं थी। इसकी बुनियाद लोहे और अनुशासन पर टिकी थी। अब जरा इस सिस्टम को देखिए। कमाल का था। सल्तनत की फौज एक पिरामिड जैसी थी। हर चीज 10 के हिसाब से बंटी हुई। सबसे नीचे 10 घुड़सवारों का कमांडर, जिसे कहते थे सरखेल। फिर ऐसे 10 सरखेलों को कमांड करता था एक सिपाह सालार। समझ रहे हैं ना? और ये सिलसिला बस ऊपर चलता जाता था। अमीर, मलिक और सबसे ऊपर खान, जिसके नीचे थे पूरे 1 लाख सैनिक। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं था, यह सल्तनत की फौलादी रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन एक बड़ी फौज होना ही काफी नहीं होता है ना। उस फौज को जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? मजबूत किले। और इस बात को सुल्तान बलबन से बेहतर कोई नहीं समझता था। उनके बनवाए किले वो सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। वो सल्तनत की ताकत की निशानियां थीं, ऐसी निशानियां जो दूर से ही दुश्मन के दिल में खौफ भर देती थी। फौजी ताकत तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम खोखला हो रहा था। सल्तनत को एक ऐसे झटके की जरूरत थी जो उसे जड़ से हिलाकर रख दे। और फिर आया वो इनकलाब, जिसे लेकर आया एक सुल्तान जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने आते ही देखा कि भाई फौज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सैनिक जमींदारों के वफादार हैं, सुल्तान के नहीं। इससे सल्तनत कमजोर हो रही थी, तो उसने इसे जड़ से खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहला कदम, डाक सिस्टम। इसका मतलब हर शाही घोड़े पर एक खास निशान लगाया गया। क्यों? ताकि कोई भी जंग में कमजोर घोड़ा न भेज सके। करप्शन खत्म। फिर उसने सैनिकों की भर्ती सीधे खुद करना शुरू की। इससे क्या हुआ? अब सैनिकों की वफादारी किसी जमींदार के लिए नहीं, सीधे सुल्तान के लिए थी। और खिलजी एक बात और जानता था कि सच्ची वफादारी जमीन के टुकड़ों से नहीं आती, वो आती है सम्मान से, और एक ऐसी तनख्वाह से जो वक्त पर मिले। तो उसने जमीन देने का पुराना सिस्टम ही बंद कर दिया और शुरू किया सैनिकों को सीधे कैश सैलरी देना। पता है कितनी? पूरे 234 टंका सालाना। और इसका नतीजा कमाल का, एक ऐसी प्रोफेशनल फौज तैयार हुई जो किसी जमींदार की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की थी। तो फौज तो मजबूत हो गई, लेकिन कोई भी सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलती। अब वक्त है बात करने का उस तरक्की की जिसने सल्तनत की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को एक नई शक्ल दी। इस तरक्की का एक बहुत बड़ा सिंबल था रहत। हाँ, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं। ये बस एक पहिया नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसके गियर वाले सिस्टम ने ना गहरे कुओं से पानी निकालना इतना आसान कर दिया कि सूखी जमीनें भी सोना उगलने लगी। और जब खेत लहलहाए तो जाहिर है सल्तनत का खजाना भी तो भरेगा ही ना। और जब खेती बाड़ी बढ़ी तो बाजार भी तो गुलजार होंगे। उस वक्त मुल्तान हिंदुस्तान का गेटवे बन गया था। यहां दुनिया भर से सौदागर आते थे। ईरान और तुर्किस्तान से एक से बढ़कर एक घोड़े आते थे जो सल्तनत की शान थे। और यहां से क्या जाता था? हिंदुस्तान का वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल और लाहौर और बयाना का नील, जो देवल और खंभात के पोर्ट से पूरी दुनिया में धूम मचा रहा था। ट्रेड तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ सल्तनत की अपनी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तो इसे एक बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। उसने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 36 शाही कारखाने बनवाए। और ये कारखाने कोई आम फैक्ट्रीज नहीं थी, ये थे सल्तनत की इंडस्ट्रियल पावर के पावर हाउस। यहां सुल्तान के शाही कपड़ों से लेकर फौज के लिए हथियार तक सब कुछ बनता था। और इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए थे लगभग 12,000 गुलाम, जिन्हें अलग अलग काम में एक्सपर्ट बनाया गया था। हर कारखाने का एक सुपरवाइजर होता था, मुतशरिफ, जो सीधा सुल्तान को रिपोर्ट करता था। सोचिए कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। तो फौज, किले, तरक्की, ये सब तो हमने देखा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सल्तनत ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ जंगों और सुल्तानों की नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। मशहूर इतिहासकार मोहम्मद हबीब इस दौर को एक नाम देते हैं,
अर्बन रेवोल्यूशन यानी शहरी क्रांति, क्योंकि ये दौर सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं था। ये वो दौर था जब नए नए हुनर, नई टेक्नोलॉजी और एक गंगा जमुनी तहजीब शहरों में पनप रही थी, और इस सब का असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ रहा था, जिसे हमेशा के लिए बदल रहा था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा गवाह कौन था? उसी दौर के महान शायर अमीर खुसरो। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और लिखा, दिल्ली के कारीगर और संगतराश पूरी मुस्लिम दुनिया में मशहूर हैं। सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये उस दौर के हुनर और उसकी शान पर लगी एक पक्की मोहर है। तो आखिर में वही एक सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है, किसी भी साम्राज्य की असली ताकत, उसकी असली विरासत क्या होती है? वो तलवारें जो जमीनें जीतती हैं, या फिर वो तरक्की, वो हुनर जो दिलों को जीतता है? दिल्ली सल्तनत की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए।